नमस्कार। देश काल में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, पिछले कुछ सालों से ये लगातार चर्चा चल रही है कि लोकसभा की सीटें बढ़ाकर लगभग दोगुनी कर दी जाएं। ये मोदी सरकार का एक बड़ा एजेंडा है, बड़ा कार्यक्रम है, बड़ा उद्देश्य है कि वो लोकसभा की सीटों को 543 से बढ़ाकर लगभग 850 कर दें। इसको लेकर तमाम तरह के विवाद खड़े हुए हैं, तमाम तरह के तर्क वितर्क हुए हैं। बाकायदा इसको लेकर सरकार ने कमेटी बनाई है, उसने रिपोर्ट सौंप दी है और सरकार चाहती है कि जल्द से जल्द डिलिमिटेशन का बिल पास हो जाए और फिर उसके आधार पर देश में जो लोकसभा सीटें हैं उनका पुनर्निर्धारण करके सीटें बढ़ा दी जाएं। ये हम लोग सब एक सामान्य तर्क के प्रभाव में आ जाते हैं कि चूंकि देश की आबादी दोगुनी से ज़्यादा हो गई है जब इन सीटों का निर्धारण हुआ था 1971-72 में, इसलिए अब सांसदों की संख्या भी उस अनुपात में बढ़ाई जानी चाहिए ताकि पूरे देश का प्रतिनिधित्व हो सके। लेकिन ये जो पूरा तर्क है ये कितना बड़ा फ्रॉड है, कितना बड़ा झूठ है, या यूँ कहें कि ये डेमोक्रेसी को कितना नुकसान पहुंचाने वाला है, इसको इस नज़रिए से किसी ने नहीं देखा या बहुतों ने देखा भी है। लेकिन कांग्रेस नेता शशि थरूर ने कुछ ऐसे अकाट्य तर्क दिए हैं, कुछ ऐसी ठोस दलीलें दी हैं जिनके आधार पर आप कन्विंस हो जाएंगे कि हाँ, मोदी सरकार ये जो काम करने जा रही है ये बहुत गलत कर रही है और ये देश को किसी भी तरह से फ़ायदे में नहीं पहुंचाएगी। हम जानते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी को देवता राजा बनने का बड़ा शौक़ है। वो सेंगोल लेकर घूम गए थे नए संसद भवन के उद्घाटन के समय में, और जब तक उनको ऐसा लगता है कि संसद दरअसल लोकतंत्र का मंदिर नहीं है, कानून बनाने की संस्था नहीं है, बहस मुबाहिजे की संस्था नहीं है, बल्कि उनका अपना दरबार है, वो वहाँ पर एक राजा की तरह उपस्थित होते हैं, अपना भाषण देते हैं और ये मानकर चलते हैं कि पूरी जो लोकसभा है, राज्यसभा है, संसद है, वो उनसे कन्विंस होगी और उनको स्वीकार कर लेगी। ये जो सोच है प्रधानमंत्री का, उनकी सरकार का और संघ परिवार का, वही इस पूरे कंसेप्ट के पीछे है और वो इस पूरे लोकसभा को एक बड़े दरबार में तब्दील कर देना चाहते हैं ताकि वहाँ पर 800-900 लोग मोदी मोदी के नारे लगाएं और उसमें जो छोटे दल हैं, विपक्ष है, उसकी आवाज़ें गुम हो जाएं। तो ये एक पूरा षड्यंत्र है लोकतंत्र के खिलाफ, जनतंत्र के खिलाफ, संविधान के खिलाफ। अब इसको जरा शशि थरूर ने जो तर्क दिए हैं आज हम उनके हिसाब से समझेंगे। हम ये भी बताएंगे इस वीडियो में कि परिसीमन क्या है और सीटें क्यों बढ़ रही हैं, मोदी सरकार इसमें अपने कौन से राजनीतिक फ़ायदे देख रही है, लोकतंत्र को इससे क्या क्या नुकसान होंगे, और सबसे महत्वपूर्ण एस्पेक्ट इसका ये भी है कि अभी सांसदों पर कितना खर्च हो रहा है और जब सांसदों की संख्या बढ़ा दी जाएगी तो फिर ये जो खजाना है जो हमारे आपके टैक्स से भरता है उस पर कितना बोझ बनेगा, और ये जो परजीवी जमात है नेताओं की, वो कैसे इस देश को का खून चूसेगी, इस देश के का जो विकास है वो अवरुद्ध करेगी। तो सबसे पहले ये परिसीमन को समझ लेते हैं। लोकसभा की सीटें आखिरी बार 1970 और 71 की जनगणना के आधार पर तय हुई थी। 1970 के दशक में 71 में हुई थी और तब से सीटों की संख्या 543 पर फ्रीज है। संविधान में ये फ्रीज 2026 तक का था। अब नई जनगणना के बाद परिसीमन होना चाहिए। सरकार का तर्क सरल है, आबादी दोगुनी से ज़्यादा हो गई इसलिए प्रतिनिधित्व भी बढ़ना चाहिए। एक सांसद को 15-20 लाख लोगों का प्रतिनिधित्व करना पड़ रहा है, ये व्यवहारिक नहीं है। सरकार ने जो बिल पेश किए हैं अभी इसी साल,
उसमें लोकसभा की अधिकतम सीमा 550 से बढ़ाकर साढ़े 500 मतलब 533 से बढ़ाकर 850 के आसपास करने की योजना है। अब ये जो पूरी योजना है इसके बारे में शशि थरूर क्या कहते हैं उसको समझ लीजिए, तो आपके जो दिमाग के जाले हैं पूरी तरह साफ हो जाएंगे कि ये किस तरह से एक गलत सोच है कि रिप्रेजेंटेशन आबादी बढ़ने के साथ बढ़ना चाहिए। इस मामले में कम से कम स्थानीय स्तर पर क्या होना चाहिए ये भी शशि थरूर ने बताया है। तो एक एक करके पॉइंट लेते हैं। पहला उनका तर्क है कि दुनिया का कोई भी मैच्योर डेमोक्रेसी ऐसा ही नहीं है जहां पर इतनी बड़ी विधायिका हो। अमेरिका की हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव 1929 में 435 सीटें तय हुई थीं, तब आबादी वहाँ की 12 करोड़ थी। अब 33.5 करोड़ है, यानी लगभग 3 गुना हो गई है। लेकिन सीटें नहीं बढ़ाई गई हैं क्योंकि सीटें बढ़ाने से सदन में बहस असंभव हो जाएगी। अगर वहाँ ढेर सारे सांसद हो जाएंगे तो फिर चर्चाएं कैसे होंगी, इसलिए वहाँ नहीं बढ़ाई गई हैं। अब ये तर्क यहाँ दिया जा रहा है कि आबादी बढ़ गई है इसलिए सीटें बढ़ाई जा रही, तो ये तर्क यहाँ पर इससे खारिज हो जाता है कि कोई दूसरा देश इस आधार पर अपनी सीटें नहीं बढ़ा रहा है। अमेरिका ने नहीं बढ़ाई है, जिसके बारे में माना जाता है कि वो काफ़ी इफिशिएंटली काम करती है वहाँ की लोकसभा, वहाँ का जो कांग्रेस है। दूसरा है, और यह भी बहुत सटीक और वाजिब तर्क है, उनका कहना है कि एक जो सामान्य बहस होती है 4 घंटे की, तो पार्टी की स्ट्रेंथ के हिसाब से 15-20 सांसद ही बोल पाते हैं। अगर 850 की स्ट्रेंथ हो गई तो ज़्यादातर बैक बेंचर पूरे 5 सालों में एक भी सवाल नहीं पूछ पाएंगे और प्राइवेट मेंबर बिल तो ला ही नहीं पाएंगे। वे सिर्फ खामोश एक पार्टी के सदस्य रहेंगे जो पार्टी के इशारे पर हाथ उठाएंगे। आप समझ रहे हैं, एक कठपुतलियों की एक जमात इकट्ठी हो जाएगी लोकसभा में जो केवल पार्टी के इशारों पर अपना हाथ उठाएंगे। ये उनकी भूमिका होगी। तीसरा उनका तर्क है कि संसद की भूमिका इससे और भी कमज़ोर होगी। वो बताते हैं और ये सब फैक्ट है कि धीरे धीरे संसद के बैठने के दिन कम होते जा रहे हैं। साल में जितने सेशन और जितने दिन पूरे करने चाहिए कम से कम, वो तो किसी तरह पूरे कर लिए जाते हैं, लेकिन जितनी वाकई में बहस होनी चाहिए, मुबाहिसा होना चाहिए, विचार होना चाहिए, मुद्दे उठना चाहिए, वो नहीं हो पाता है क्योंकि बहुत कम समय के लिए संसद बैठती है और इसलिए बहुत सारे जो बिल हैं वो बिना चर्चा के ही पास हो जाते हैं। बहुत सारे बिलों को जाना चाहिए स्टैंडिंग कमेटी के पास, उन पर विचार करने के लिए वो 2-4 महीने का समय लेती है कमेटी। बहुत सारे लोगों से बात करती है, फिर अपने संशोधन सुझाती है, फिर वापस बिल संसद में लाया जाता है और फिर विचार करके उसको पास करना या खारिज करना, उसके बारे में फैसला संसद करती है। लेकिन अगर 850 लोग बैठ जाएंगे तो ये सब संभव नहीं होगा और संसद एक रबर स्टैंप बनकर रह जाएगी कि सत्तारूढ़ दल जो भी बिल लाएगा उसको अपने बहुमत के दम पर पास कराता जाएगा, हो हल्ला होगा, ये तमाम चीज़ें होंगी और संसद का जो महत्व है, जो प्रतिष्ठा है और जो उसकी उपयोगिता है, वो तीनों रिड्यूस होगी, खत्म होगी। चौथा ये है कि ये एक सत्तावादी मॉडल है। संसद का 850 वाली सीटों वाली लोकसभा चीन की जो पीपल्स पॉलिटिकल कंसल्टेटिव कॉन्फ्रेंस होती है CCCP, वो या उत्तर कोरिया की सुप्रीम पीपल्स असेंबली जैसी हो सकती है जिसमें बड़ी संख्या में सदस्य होते हैं। बहुत भव्य दिखती है कि इतने सारे प्रतिनिधि एक साथ बैठे हैं, लेकिन उस भव्य संसद में या भव्य बैठकी में कोई बहस नहीं होती है।
हाथ उठाए जाते हैं, क्योंकि सारी बहस पहले कमेटीज़ में हो चुकी होती है, वहाँ एक सहमति बना ली जाती है और फिर उसे पेश कर दिया जाता है और वहाँ फिर हाथ उठाकर उनको ओके कर दिया जाता है। अगर हमें भी अपने लोकतंत्र को इसी आधार पर चलाना है तो और बात है, अन्यथा 850 सांसद की हमको कतई ज़रूरत नहीं है। अब एक पांचवा बेहतर विकल्प भी वो सुझाते हैं, ये खारिज ही नहीं कर रहे हैं, वो एक अच्छा विकल्प ही सुझा रहे हैं। उनका कहना है कि संसद का काम राष्ट्रीय संकटों और योजनाओं पर केंद्रित होना चाहिए, राष्ट्रीय कानून बनाने पर होना चाहिए, विदेश नीति पर केंद्रित होना चाहिए और सरकार की अकाउंटेबिलिटी लोकसभा तय करे, इस पर होनी चाहिए। स्थानीय मुद्दे विधायकों और पंचायतों के हैं, किस गली में सड़क नहीं है, किस गली की नालियां साफ नहीं है, ये सब काम सांसद का नहीं होना चाहिए, वो स्थानीय पार्षद या विधायक का होना चाहिए। और इसलिए अगर एमएलए की संख्या कुछ बढ़ानी पड़ जाए राज्यों में तो वो बढ़ाई जा सकती है प्रतिनिधित्व के लिए, लेकिन मौजूदा सांसदों की संख्या बढ़ाने की कतई ज़रूरत नहीं है। और मौजूदा सांसदों की एफिशिएंसी बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित होना चाहिए कि उन सांसदों को बेहतर ट्रेनिंग कैसी दी जाए, उनको बेहतर ऑफिस दिया जाए, उनको बेहतर काम करने वाले लोग दिए जाएं, ताकि वो अपने उस तंत्र का, इंफ्रास्ट्रक्चर का, स्टाफ का सही ढंग से उपयोग करके बेहतर परफॉर्म करें, ना कि ढेर सारे सांसद संसद में बिठाकर और पूरी संसद को बेमानी कर देना ठीक होगा। अब इसको और तरह से देखिए कि मोदी सरकार क्यों पीछे पड़ी हुई है, वो क्यों शशि थरूर जैसे लोग जो सुझाव दे रहे हैं उन पर गौर नहीं कर रही है, गौर करने को तैयार ही नहीं है, और एक बिल्कुल जैसे बुलडोज़र चलाने वाली उसकी आदत है, उसी तरह से वो इस बिल को भी पास कराना चाहती है। तो क्यों पास कराना चाहती है, उसका राजनीतिक फ़ायदा क्या है? उसमें सबसे बड़ा पहला राजनीतिक फ़ायदा ये है कि इस आधार पर सीटें बढ़ेंगी तो जो उत्तर भारत और पश्चिम भारत है, जहां बीजेपी का प्रभाव ज़्यादा है, बीजेपी की ताकत ज़्यादा है, बीजेपी के ज़्यादातर सांसद जहां से चुन के आते हैं, अगर वहां की संख्या बढ़ जाए तो बीजेपी के लिए एक लंबे समय के लिए ये हो जाएगा कि वो सत्ता पर काबिज रह सकती है, बेशक दक्षिण के राज्य उसके साथ दें या न दें। ये एक राजनीतिक फ़ायदा देख रही है। दक्षिणी राज्यों जैसे तमिलनाडु, केरल, आंध्र, कर्नाटक का प्रतिशत घट सकता है। प्रतिशत की बात कर रहा हूँ, नंबर ऑफ सीट तो उनकी भी बढ़ जाएगी, लेकिन जो रेशियो है पूरे संसद में वो घट सकता है, और इसलिए जो बीजेपी का प्रभाव है उत्तर भारत और पश्चिम भारत है, उसका वो फ़ायदा उठाना चाहती है। दूसरा, बड़े सदन को जिसमें 850 सांसद होंगे, ये माना जाता है कि उसको कंट्रोल करना आसान होगा किसी भी सरकार के लिए। थरूर कहते हैं कि बड़ा सदन व्यक्तिगत सांसद की आवाज़ को कमज़ोर कर देता है, विपक्ष बिखरा रहता है, कार्यपालिका के लिए यानी सरकार के लिए सदन को नियंत्रित करना आसान हो जाता है। तो मोदी जी और मोदी सरकार ये भी देख रहे हैं कि ऐसा बिखेर दो विपक्ष को, ऐसे एक इंडिविजुअल सांसद को इतना कमज़ोर कर दो कि हम जो चाहें हम वैसा कर सकें, हम जो आरएसएस का एजेंडा है, मनुवाद का एजेंडा है, उसको मनमाने तरीके से लागू कर सकें। ये इसका एक नुकसान है और जो राजनीतिक फ़ायदा बीजेपी देख रही है। बहुमत का आंकड़ा अगर 850 सीटें हो जाएंगी लोकसभा की तो 426 का हो जाएगा। अगर भाजपा हिंदी बेल्ट में मजबूत प्रदर्शन करती है तो अतिरिक्त सीटों से उसका आंकड़ा और बढ़ सकता है, उसकी ताकत और बढ़ सकती है। तो सरकार इसे एक व्यक्ति एक वोट और बेहतर प्रतिनिधित्व बता रही है, लेकिन जो इसको ईमानदारी पर विचार कर रहे हैं वो इसको इस तरह से देख रहे हैं कि
सत्ता पर अपनी पकड़ मजबूत करने का खेल खेल रही है बीजेपी और प्रधानमंत्री मोदी। लेकिन ध्यान रहे, ये भविष्य के लिए भी खतरा है, क्योंकि मोदी और मोदी सरकार हमेशा तो नहीं रहेंगे। जो दूसरी सरकारें आएंगी वो भी इसका दुरुपयोग इसी तरह से करेंगी। तो सवाल केवल मोदी सरकार का और हाल के वर्षों का नहीं है, ये लंबे समय में हमारी संसद का स्तर गिरेगा और जो सरकार आएंगी, चाहे ये हो चाहे बाद में आएंगी, वो उसका उसी तरह से फ़ायदा उठाती रहेंगी, दुरुपयोग करती रहेंगी। तो अगर थरूर और विशेषज्ञों के हिसाब से देखें तो नुकसान क्या क्या होंगे? संसद विचार विमर्श का मंच नहीं रहेगी, सिर्फ वोटिंग मशीन बन जाएगी बिल के पक्ष या अगेंस्ट में। विपक्ष और छोटे दलों की आवाज़ दब जाएगी, संघीय ढांचा कमज़ोर होगा, दक्षिणी राज्य खुद को दंडित महसूस करेंगे क्योंकि उन्होंने पॉपुलेशन कंट्रोल किया, और यूपी बिहार तो आप जानते हैं कि उनकी आबादी किस तरह से बढ़ रही है। तो जो पॉपुलेशन कंट्रोल के मेजर जिन्होंने उठाए हैं उनको कम सीटें मिलेंगी, और जो आबादी बढ़ाने वाले राज्य हैं उनकी संख्या बढ़ जाएगी। तो ये एक इसका संघीय ढांचे को कमज़ोर करने वाली बात है। गुणवत्ता की जगह क्वांटिटी आ जाएगी, क्वालिटी कम होगी और क्वांटिटी बढ़ जाएगी। बहस की गहराई खत्म हो जाएगी, खर्च बढ़ेगा लेकिन जवाबदेही नहीं बढ़ेगी। दीर्घकाल में लोकतंत्र पर केवल दिखावे की चीज़ रह जाएगी। अब आते हैं कि खर्चे को लेकर क्या है। अभी जो सांसद हैं उनकी जो बेसिक सैलरी है 1,24,000 है, क्षेत्रीय भत्ता 87,000 रुपये है, कार्यालय भत्ता 75,000 है, और फिक्स्ड मासिक करीब 2,86,000 मिलते हैं। और इसके अलावा दैनिक भत्ता सत्र के दौरान 2,500 रुपये प्रतिदिन और मिलते हैं। 2026-27 के बजट में लोकसभा सदस्यों के लिए 416 करोड़ का प्रावधान किया गया है। इसमें सैलरी, भत्ते और सुविधाएं शामिल हैं। इसके अलावा इनको आवास फ्री में मिलता है, 34 फ्री फ्लाइट्स मिलती हैं, मेडिकल, सुरक्षा, ये सब मिलता है। और अगर इस सब को जोड़ें तो सांसद की पूरी वार्षिक लागत 2,05,00,000 हो जाती है, 2 से 5 करोड़ हो जाती है एक सांसद की। कंजर्वेटिव अनुमान से भी प्रति सांसद 40 से 50 लाख सिर्फ सैलरी भत्ते के खाते हैं। अब 850 सीटें हो जाएंगी तो लगभग 300 से 307 सांसद बढ़ जाएंगे, और ये खर्च बढ़कर करीब 55 से 60% बढ़ जाएगा, 650 से 700 करोड़ के आसपास पहुंच जाएगा। और ये एक तरह से अपने संसाधनों की बर्बादी है। तो कहने का मतलब ये है कि ये पूरी चीज़ें बताती हैं, जो भी शशि थरूर ने तर्क दिए हैं और दूसरे जगहों से भी तर्क आए हैं, उसका मतलब ये है कि ये कानून, ये बिल बिल्कुल भी लोकतंत्र विरोधी है, संसद की गरिमा और प्रतिष्ठा और उपयोगिता और विश्वसनीयता गिराने वाली है, और ये एक तरह की परोक्ष तानाशाही को लाने वाला बिल भी है। इसलिए इसका विरोध किया जा रहा है, किया जाना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद, नमस्कार।